प्यारे बच्चों, मैं एस के सिंह एक बार फिर से आप सभी बच्चों का तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक आज का है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब हिंदी में बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बनाया है और इस ट्रायंगल की तीनों भुजाएं क्या है, आपस में समान है। समान का मतलब क्या हुआ, जितनी बड़ी ये भुजा होगी उतनी बड़ी भुजा उतनी भुजा। हमने इसका नाम दे दिया ए, साइड का नाम दे दिया ए, तो पहला भी ये हो जाएगा। पहले हम लोग क्या नाम दे देते थे, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या नाम दे दिया, सबका नाम ए, क्योंकि सारी साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने इसका नाम दे दिया। पहला चीज हमने इसमें पढ़ा पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको पता होगा, किसी भी ट्राइंगल के बाहर बाहर अगर हम एक चक्कर घूम के आए या किसी भी चीज के बाहर बाहर आप चक्कर लगाएं, चाहे जैसा भी चक्कर लगाएं, जितनी दूरी आप चलेंगे वही दूरी क्या कहलाती है, पेरीमीटर। एक तरह की दूरी है। तो अगर ये बात आप समझिएगा, अगर हम ए को यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखें तो ये जो वैल्यू आएगी किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगर ये किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर में हो जाएगा, मीटर में होगा तो मीटर। मान लीजिए ए की वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, हाँ 30 हो जाएगा। सिंपल है ना, 10 10 और 10। तो पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड होता है। पेरीमीटर में हम क्या करते हैं, तीनों साइड को जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें खास बात क्या होती है, इस ट्राइंगल की खास बात होती है कि अगर जहां पर भी इक्विलेटरल आ गया, लेटर का मतलब भुजा, इक्वी का मतलब इक्वल, ट्राइंगल का मतलब त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएं, उसको क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जरा समझते हैं हम। इस ट्राइंगल की सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आप नहीं समझा। अगर हम थोड़ा सा इसको अगर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और इस एंगल को देखें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई यह एंगल जो है, यहाँ पर तीनों के तीनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। मतलब यह एंगल अगर मैं इस एंगल को थीटा कहूँगा तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा। नॉर्मली ऐसा ट्रायंगल में नहीं होता है। और अगर किसी ट्रायंगल में प्रॉपर्टीज हो गई कि तीनों एंगल बराबर हो गए तो ट्रायंगल कैसा बन जाएगा, एकदम तय है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल हैं, चाहे कैसे भी बनाओ, कुछ भी करके बनाओ, तो उसका तीनों एंगल बराबर होगा। और जिसके तीनों साइड बराबर उसको बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल के आपस में तीनों एंगल बराबर उसको भी क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल की पहचान हम दो तरीके से कर सकते हैं। बताओ कैसे, दो तरीके से, बेस्ड ऑन साइड एंड बेस्ड ऑन एंगल। अब सुनो, आपने शुरू में एक चीज पढ़ा था कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। चलो मैं इसका नाम दे देता हूं। इस ट्राइंगल का नाम हम यहाँ पर ए रख देते हैं, यहाँ पर बी कर देते हैं और यहाँ पर सी कर देते हैं। तो आपके हिसाब से ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस तीनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एकदम सही आपने बताया, 180 डिग्री हो जाएगी। लेकिन अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे बताया कि ये सारे एंगल आपस में बराबर हैं और ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा। तो हम सब जगह अगर इनको जोड़ेंगे थीटा थीटा करके तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई, 3 थीटा। और 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। तो थीटा कितने के बराबर हो जाएगा, 60 डिग्री ऑलवेज। अब ये बात हम समझेंगे, अगर कोई भी ट्राइंगल ये कहता है कि मेरा एंगल कितना डिग्री है, सारे एंगल ऑल एंगल 60 डिग्री है, तो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्वल ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये एकदम फिक्स हो गई बात, इक्वल ट्रायंगल की चीजें फिक्स हो गई। एंगल हमेशा सारे इक्वल, कितने कितने के होंगे, सब 60 60 60 के होंगे। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 तो हर ट्रायंगल में होता है, लेकिन इसका हर एंगल आपस में बराबर होता है। इसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आई बात समझ में। बताइए ऐसा कोई शेप जो आप लोगों ने देखा हो, इक्वल ट्रायंगल शेप में कोई चीज आपने देखी होगी, कोई ऐसी चीज याद करिए जिसमें तीनों ही साइड हमेशा इक्वल होती हूँ, कहीं भी, कोई भी बताइए, कौन बताएगा आप में से ऐसा कोई ट्रायंगल देखा हो आपने जो है जिसमें तीनों ही साइड जो है इक्वल आपको दिखाई दें। ये अच्छा, यहाँ पर यह तीनों ही साइड जो है इक्वल हैं, नहीं देखा आप लोगों ने। पिरामिड अलग चीज है। पिरामिड जरूरी नहीं कि पिरामिड का तीनों इक्वल होगा, पिरामिड में बदल जाएगा, कोई जरूरी नहीं कि पिरामिड में हो जाएगा। लेकिन पिरामिड 3D शेप है, हाँ उस पर ट्रायंगुलर शेप होता है, लेकिन वो कैसा भी रख सकते हैं। कहीं आपने देखा हो, चलिए ट्रायंगल आपने जहां देखा है, पहले ट्रायंगल खोजिए। ट्रायंगल आप लोगों ने कहाँ कहाँ देखा है अपने जीवन में, कहीं ट्रायंगल देखा हो जहां पर छत पे दिखाई देगा, वो राइट एंगल ट्रायंगल है जो तुम देख रहे हो। ठीक है, हम बात कर रहे हैं इक्वल ट्रायंगल की। इक्वल ट्रायंगल का क्या होगा, तीनों ही साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बताओ,
इक्वल हो जाएंगी, तीनों ही साइड इक्वल हो जाएंगी। कहाँ कहाँ ट्राइंगल देखे हो तुम लोग? तो बताओ यार, कुछ तो बोलो यार। क्या मतलब ऐसे ही उठ के चले आए क्या? इसके सिंह सर के पास जाएंगे, इसके से हमारे दिमाग में भूसा भर देंगे? अभी बताओ तो सही, ट्राइंगल देखे किधर? अच्छा, आप लोग रोड से आते हैं तो रोड पे साइन बोर्ड आपको दिखाई देता है? साइन बोर्ड ऐसे बना होता है निशान, कभी आप लोगों ने देखा है ऐसे? देखो ऐसे रोड पे आएंगे ना तो यहाँ पे एक ऐसे निशान बना होता है यहाँ पे। ऐसे कभी आप लोगों ने साइन बोर्ड दिखा है? हाँ, लिखा होगा 50 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिखा होगा ना, 50 किलोमीटर स्पीड लिमिट, स्पीड लिमिट 50 किलो, ऐसे कुछ कुछ कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, इस पर कोई जरूरी नहीं है लिखे होगे। आप लोगों ने ऐसे निशान कहीं देखे हैं? तो हाईवे पे देखोगे ना, हाईवे पे आप चले गए तो इस तरह के निशान जगह जगह ये ट्रायंगल शेप में बने होते हैं। और ट्रायंगल कहाँ देखा आप लोगों ने? हाँ, ये तो सही बताया इसने बच्चे ने। देखो यही तो होती है पहचान। ये तो मैं कैसे भूल सकता हूँ, रोज तो मैड एंगल तुम लोग खाते ही रहते हो। मैड एंगल ये आपने देखा होगा। मैड, मैड का मतलब क्या होता है? पागल, पागलों वाला एंगल। देखो मैड एंगल में देखा इन्होंने, जो मैड एंगल खाते हैं, सही कर रही है, मैड एंगल खाते हैं। मैड एंगल जो उसका शेप देते हैं ना, बहुत सारे जो चिप्स और अगर चीज़ें आती है उनका शेप जो है वो ट्रायंगुलर शेप में ही आता है। एकदम सही कहा, चलो बहुत अच्छा, कुछ तो देखा कम से कम। चलो बेटा और बताओ, नेक्स्ट। दो तीन चीज तो आपने बताई दी, और दो तीन बता दीजिए। ट्रायंगुलर शेप कहीं तो देखा होगा ट्रायंगल यार, कुछ ट्रायंगल शेप की कोई चीज ही नहीं देखी तुम लोगों ने? हाँ सर, पेटीज कैसे भूल सकते हैं? अगर हम पेटीज ही भूल जाएंगे तो हमारा जीवन बचेगा क्या सर? ये देखो पेटीज खिलाइए और खिलाइए पहले, फिर होगा मामला, बताएगा और क्या है। ये देखिए सर, पेटीज बन गई, खाइए। समोसा में इनको ट्रायंगल दिखता है, धन्य है, हद हो गई भैया, खाने की भी हद हो गई। देखो पेटीज बोल सकते थे तुम, और एक पेटीज के साथ में जो आता है क्या होता है, जो व्हाइट कलर का होता है भाई, उसको क्या बोलते हैं? अरे दो ही तो होता है, एक पेटीज का शेप ऐसा होता है, सैंडविच। सैंडविच जो उसका लेयर जो है, सैंडविच का जो लेयर है और जो पेटीज का जो लेयर है वो कैसा है? ट्रायंगुलर शेप का होता है। आप ब्रेड ले लो ना, ब्रेड को बीच में से काट दो। घर में बनाते हैं ना, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं ना, ऐसे बीच में से काट देते हैं, ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं ना। खाने की चीज़ कैसे भूल जाएंगे? ये तो ट्रायंगुलर शेप की सारी चीज़ें हैं, है कि नहीं? और बताओ, जल्दी बताओ। कौन सा फ्लैग? हाँ एकदम सही कहा। ये जो झंडा ऊंचा रहा है हमारा, जो यहाँ पर धर्म स्थलों पे लगे होते हैं, इनका शेप देखोगे तो ट्रायंगल शेप का होता है। क्या? हाँ हाँ, जो झंडा होता है, झंडा ट्रायंगुलर शेप। ये देखो एक चीज समझो ना, ट्रायंगल शेप आ गया, अगर इस ट्रायंगल के हम तीनों साइड को इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। जहां जहां ट्रायंगल है वहां वहां हम इक्विलेटरल ट्रायंगल जनरेट कर लेंगे। आई बात समझ में? तो ट्रायंगल आप झंडे में भी देख सकते हैं, सही बात है, लेकिन जो इंडिया का झंडा है वो ट्रायंगुलर शेप का नहीं है, वो कैसा शेप का है? हाँ, रेक्टेंगल शेप का है। आई बात समझ में? लेकिन धर्मस्थल पर यही वाला चलता है, धर्मस्थल पर यही वाला चलता है। इस शेप की खास बात है ना भाई, देखो यहाँ यहाँ से हो गया अधिक, यहाँ से हो गया कम, तो हवा जो होता है ना, हवा का जो प्रेशर है वो जल्दी फटेगा नहीं, ठीक है भाई। और ये इसकी ड्यूरेबिलिटी को सही रखेगा, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं दिखाई देगा, बस ऐसे कंपन करेगा। हाँ हाँ, करिए करिए, अच्छा है। जहाँ भी ट्राइंगल है, जहाँ भी आपको ट्राइंगल दिखाई देगा, उन सब में आप लोग जो है इक्विलेटरल ट्राइंगल जनरेट कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब एक बात ध्यान रखना कि तीनों साइड्स इक्वल, तीनों एंगल इक्वल, ईच एंगल 60 डिग्री का, और इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 3a, यानी इसके बाहर अगर हम चक्कर लगा के आएंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो? हैं? देखो इधर, अब हम इसमें अगली चीज पढ़ते हैं, एरिया। देखो एरिया क्या होता है? किसी भी डिजाइन के द्वारा जो उसके द्वारा एरिया, जो जगह घेरा जाता है, ये जो जगह घेरी गई इसके द्वारा, ये जगह बीच वाली, ये इसका एरिया कहलाता है। इसलिए एरिया 2D है। पेरीमीटर एक डायमेंशन, एक दूरी है, तो एक सीधी रेखा में होगी, एक दूरी होगी तो मीटर में आएगा, लेकिन एरिया किस में आएगा? मीटर स्क्वायर में। अगर मान लो हम यहाँ पर इस बात को कहते हैं कि यह ए मीटर है या सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो इसका जो एरिया होगा वो किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। और इसका फार्मूला है एरिया का, एरिया का फार्मूला आपको याद रखना है, √3/4 × a²। आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी हो गया होगा, √3/4 a²। आप चाहें तो इस फार्मूले को खुद भी निकाल सकते हैं। आप चाहें, अगर आप भूल भी गए हैं तो आप इस फार्मूले को चाहें तो निकाल भी सकते हैं। क्या बनेगा फार्मूला? √3/4 √3/4 × a²। ठीक है भाई, देखो मैं इसका दिखाता हूं। आप
जो है आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है एक फार्मूला पढ़ा होगा, और ये फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा बेस इंटू हाइट और डिवाइडेड बाई क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने बताइए? बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई क्या पढ़ा होगा आपने? 2 पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो अगर बेस यहाँ पर अगर हम इसको बेस मान लें और बेस इसका मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ a है, और इस चीज़ को अगर हम हाइट मान लें, ठीक है, तो बेस की जगह पे a लिख लो, और हाइट का फार्मूला तो आपको याद ही होगा। क्या होता है हाइट का फार्मूला? हाइट का फार्मूला याद है आप लोगों को? क्या होता है? √3/2 इंटू ए, √3/2 इंटू ए। तो अगर ना बेटा हम यहाँ पर √3/2 और इंटू ए कर दें और इस पूरे के नीचे में अपॉन 2 कर दें, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट। बेस ये, हाइट हमेशा 90 डिग्री पे होता है, करेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ये कैसे करेंगे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए में ए का मल्टीप्लाइड हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो √3, ये 2 और ये दोनों इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, तो √3/4 और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। क्या यही फार्मूला है इसका? तो आप बेस इंटू हाइट से भी कर सकते हैं, फार्मूले एक दूसरे से कनेक्ट हैं, इसलिए फार्मूले कभी भूल नहीं सकते हैं। लिंकअप है, लिंकअप हाइट का एरिया से रिलेशन है, बेस इंटू हाइट। अब बेस ए है, बेस ए है कि नहीं? यहाँ पर बेस कितना है बोलो? ए, और यहाँ पर हाइट बोलो कितना है? √3/2 ए। तो बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो √3/4 ए स्क्वायर आ जाएगा, करेक्ट है बेटा? तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा भी अगर आप निकालना चाहें तो आपने एरिया के लिए एक फार्मूला पढ़ा होगा, सभी लोगों ने जनरल फार्मूला पढ़ा होगा, कल हीरोन फार्मूला का नाम लिया होगा हमने। क्या पढ़ा था आपने? S माइनस ए, S माइनस बी, और क्या पढ़ा था बताइए? S माइनस सी। यहाँ पर ABC साइड था, हमारे पास ABCD की सबकी वैल्यू A हो गई, और S की वैल्यू क्या होगी? अभी आपने बताया था P की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 3A, और P की वैल्यू अगर 3 है तो यहाँ पर S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो बोलो, S की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3A/2। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर हम इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक, तो ऐसे मामले में पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 3A, और हमारे पास पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 3A, और हाँ ठीक है, यहाँ पर आ रहा है साफ साफ, अच्छे से आवाज़ भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, और सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, ठीक है। तो P इजिकल टू अगर 3A है तो सेमी पेरीमीटर हमारा हो जाएगा 3A/2, इसको इसमें भर रख दो, बस रखो। देखो अंडर रूट S की वैल्यू कितनी होगी बोलो? 3A/2, कोई दिक्कत? यहाँ पर हमने S की वैल्यू रख दी। 3A/2 को मैं 1.5A बोल सकता हूँ, 1.5A बोल सकता हूँ। 3 का आधा कितना होता है? 1.5। 1.5 में से अगर 1 घटाऊंगा तो 0.5 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो। हर चीज को लिख के करना, फ्रैक्शन लेके करना नहीं है। 3/2 को 1.5 बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। और 1.5 में से अगर हम A माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक A माइनस करेंगे तो आधा ही बचेगा। और सब जगह जहाँ B है वहाँ भी A है, जहाँ C है वहाँ भी A है, तो सब जगह क्या मिलेगा? यहाँ भी क्या मिलेगा? A/2, और यहाँ भी क्या मिलेगा बेटा? A/2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बोलो, या करके अलग से दिखाऊं? बोलो। 1.5A में से 3/2 का मतलब 1.5A, 1.5 है, 1.5 में से अगर हम A को निकाल देंगे तो कितना बचेगा? आधा A बचेगा। अब देखो बेटा, इसको रूट से बाहर जाने का आपको पता होगा ना, रूट से कौन बाहर जाता है? जिसका पेयर बन जाता है। तो इनके तो पेयर बन गए, देखो A/2 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 A/2, तो बाहर क्या निकलेगा? एक A/2 निकलेगा, और क्या निकलेगा? एक A/2 निकलेगा, एक यहाँ से निकलेगा, एक वहाँ से निकलेगा। अंदर कौन रह गया? अंदर कौन बच गया? √3, 3 ही तो बचा अंदर, क्योंकि A/2 A/2 पेयर बन गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा? A² और नीचे क्या आ गया? 4, और यहाँ पे क्या हो गया? √3। लिखने का थोड़ा बढ़िया तरीका होता है, √3 को पहले लिखेंगे, नीचे 4 लगा देंगे, और क्या हो जाएगा? A²। अगर आप पढ़ेंगे तो आप अलग अलग तरीके से फार्मूले को समझ सकते हैं। तो एरिया का फार्मूला बन गया √3/4 A²। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। बोलो, एरिया का फार्मूला समझ में आ गया कैसे बन सकता है? हम इसको हीरोन फार्मूले से बना सकते हैं। क्यों इस फार्मूले को बनाया गया होगा जरा सोचो। जब हमारे पास ये, मैंने कहा था ये मास्टर फार्मूला है, कहीं भी कोई भी ट्रायंगल आएगा सब में काम करेगा, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? क्योंकि इसी फार्मूले से हम इसको जनरेट कर सकते हैं। जो हमने कल पढ़ा था वो दुनिया के किसी भी ट्रायंगल पर काम करता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए इस फार्मूले की क्या जरूरत थी? हम √S से निकाल लेंगे, हम बेस इंटू हाइट से निकाल लेंगे, जरूरत थी।
क्योंकि यह फार्मूला डायरेक्ट ए की वैल्यू रख के आंसर को फास्ट लेके आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 दी तो 10 का स्क्वायर 100, 100 4 से कटेगा 25, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। इतना तेजी से ये फार्मूला नहीं बता सकता है, लेकिन यह बेस है तो इसको हमें जानना जरूरी है। और अब मान लीजिए कि अगर इक्वल टू ट्रायंगल नहीं आया तब क्या करेंगे, तो इसलिए हमें इसको भी जानना जरूरी है। लेकिन अगर ये आ गया तो हम यहाँ पे टाइम बचा लेंगे। समझ में आई बात? तो फार्मूला याद रखना है। क्या हुआ? इक्वल टू ट्रायंगल का फार्मूला, ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो जाए उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ऐसे में इसका एरिया होता है √3/4a²। याद कर लो तोते की तरह। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब हमने ये समझा कि हमारे पास जो है एरिया वह जगह है, इस जगह की बात हो रही है, यहाँ पर ये जगह है और ये जगह जो है यह जो क्या है कि यह इसका फार्मूला अपना बनता है √3/4 × a²। और यह हमारा एरिया का फार्मूला कब याद रहेगा? जब इसकी तीनों साइड आपस में इक्वल हो, सबकी साइड क्या हो? ए हो। याद रहेगा? चलो भाई, अब हम इसके बाद अगर एरिया के बाद बढ़ते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है हाइट। यहाँ पर 3 हाइट होगी और तीनों की तीनों हाइट आपस में इक्वल होगी। हाइट क्या होता है? देखो, जब भी हम किसी वर्टेक्स से, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? शीर्ष। जब भी हम किसी शीर्ष से सामने वाले पर 90 डिग्री डाल दें, 90 डिग्री, यहाँ पर हाइट पता करनी, हम तिरछी नहीं नापेंगे, 90 डिग्री पर नापेंगे। दीवार खड़ी करनी है, दीवार 90 डिग्री पे ही खड़ी होता है, नहीं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मामला गड़बड़ हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और बिल्डिंग की बिल्डिंग गिर जाएगी। इसलिए बिल्डिंग बनाते समय एक एक ईंट को रखते समय जो उसका मेसन होता है, मिस्त्री होता है, वो क्या करता है? एक एक ईंट को नापता है 90 डिग्री पर, ऐसे लगा के एक लट्टू से रखा होगा। तुम लोग कभी देखो, उसके पास बिना लट्टू के तो दीवार कोई खड़ा ही नहीं कर सकता। ये ऐसे लट्टू से रखा होगा, ऐसे देखो, ऐसे लट्टू से रखा होगा। और यह लट्टू जो है एकदम बताता है कि ये सीध है, इसका जो है फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, इसलिए आप इसी सीध पे ईंटा रखना। और फिर दूसरी तरफ रस्सी बांध लेता है कि हाँ आप समझ में आ गया। जैसे अगर मुझे इधर का पता चल गया और मुझे इधर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल गई, देखो ध्यान से, तो मैं अगर इन पे रस्सी बांध दूंगा तो मैं जो भी ईंट रखूंगा एकदम सीधा सीधा रखता चला जाऊंगा, तो दीवार गिरेगी नहीं। इसलिए आज तक कोई ऐसा कारीगर नहीं है जो बिना इस सीध को मेंटेन किए कोई दीवार तैयार कर दे। हाँ, एक दीवार बनी है पीसा की मीनार, लेकिन पीसा की जो मीनार है उसका जो शेप अगर आप देखोगे तो वह कुछ इस तरह से बनी हुई है। देखो ऐसे झुकी हुई है, ऐसे लगेगा गिरने वाली है। लेकिन इसकी खास बात क्या होती है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लाइन है वो क्या कर रहा है? यहाँ पर काम कर रहा है और अभी भी वो इसके बेस से गुजर रहा है। ये साइंस का क्वेश्चन है। अगर हम इसकी बिल्डिंग को और ऊपर थोड़ा सा 1-2 बिल्डिंग बना दें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा? इसके बाहर निकलेगा और ये बिल्डिंग गिर जाएगी। आई बात समझ? इस स्टेबल बिल्डिंग बनाने के लिए हमें हर एक ईंट को 90 डिग्री पे रखना ही पड़ेगा। इसलिए 90 डिग्री बहुत सारी जगहों पे इंपॉर्टेंट है। अब हाँ, हम लोग चलते हैं, कितने डिग्री पे चलते हैं? कितने डिग्री पे चलते हैं? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे चलेंगे। ये बिल्डिंग बनी है 90 डिग्री पे बनी है, मेंटेन किया जाएगा। 90 डिग्री नहीं मेंटेन करेंगे तो सब ध्वस्त हो जाएगा। देखो, क्योंकि एक ही फोर्स नहीं काम कर रहा ना, बहुत सारे फोर्स जो होते हैं ना, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं, बहुत सारे फोर्स काम करते हैं। ठीक, देखो इधर ध्यान से। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये हाइट हो गया, इसका बेस हो गया। तो बेस को अगर हम ए मानेंगे तो हाइट ही हो जाएगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 3 तरह की हाइट है। तीसरी हाइट कौन सी है? दूसरी हाइट कौन सी है? देखो यहाँ से 90 डिग्री डाल दो, या फिर एक काम करो, तीसरी हाइट भी देख लो बेटा। ये तीसरी हाइट मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये 3 तरह की हाइट होती है ये। और तीनों आपस में क्या होंगी? मजेदार बात क्या है? तीनों आपस में क्या होंगी? बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों ही हाइट आपस में बराबर हो, तीनों ही फेस आपस में बराबर। समझ में आई बात? अब इस अगर मैं कहूँ कि सी एच को निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप में से कोई बच्चा ये बात सोच सकता है कि अगर एच को निकालना है तो कैसे निकालेंगे? आओ देखते हैं। अब हम एक बात ये समझते हैं, हाइट के केस में बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। एक बार आपको चीज़ें समझा दूंगा तो फिर आपको जो क्वेश्चन में जितना भी कहीं घुमावदार बात आएगी वो सब आप करते चले जाएंगे। इसलिए इसको हम आराम से पढ़ के चलते हैं। देखो बेटा, जब इसको मिलाओगे ना 90 डिग्री पे, ध्यान से देखो, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ये साइड दोनों में कॉमन हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये एंगल कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहाँ पर एंगल कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री हो गया। ये एंगल कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। अगर ये 90 या 60 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? अंदर वाला 30 होगा, तभी तो 180 बनेगा। क्योंकि हमने इसमें कितने ट्राइंगल बना दिए? 2 ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल 90 होता है, ये 60 या 30 हो जाएगा। यहाँ पे 90 30, तो ये ऊपर वाला एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे बताओ, इसके तीनों एंगल बराबर हैं, एक साइड कॉमन है, दूसरी साइड भी बराबर है, तो ये दोनों ही ट्राइंगल कैसे बन गए?
इसको बोलते हैं कांग्रुएंस। नाम सुना है आप लोगों ने कांग्रुएंस का? हाँ सुना है कांग्रुएंसी। कांग्रुएंसी का मतलब होता है सेम टू सेम, एकदम सेम टू सेम। और कांग्रुएंसी में फिर क्या हो जाएगा, तीनों साइड आपस में क्या हो जाती है, कांग्रुएंसी की पहचान क्या होती है, तीनों साइड बराबर और तीनों एंगल बराबर। तो ऐसे में क्या होगा ना बेटा, ध्यान सुनो, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये आपस में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब जरा ध्यान सुनना, अब मैं अगर इस दूरी को मान लो कि पूरे को a मानता हूँ, यह a है, यह a है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, a/2 होगी कि नहीं होगी। और मान लीजिए मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, यहाँ पर मेरे पास ट्राइंगल था ABC, यहाँ पर मैं D पॉइंट लगाया और ADC ट्राइंगल को अगर मैं कंसीडर करूँ, बहुत ध्यान से आपको ये समझना है, एक सेकंड में आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। देयर आर मेक अ राइट एंगल ट्राइंगल, बनेगा कि नहीं राइट एंगल ट्राइंगल, पहले तो ये बताओ हाइट कितने डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे होता है कि नहीं। और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस ने एक बात बताया था कि नीचे वाले का स्क्वायर और इसके हाइट का स्क्वायर, इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, हाइपोटेनस की। होता है कि नहीं होता है। तो मान लो मैं पाइथागोरस की बात मानूं, उन्होंने कहा कि बेस का स्क्वायर और प्लस अगर आप इसकी हाइट लेते हैं और हाइट का स्क्वायर अगर आप ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू हाइपो के बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो अब इसी फार्मूले पे अगर हम बात को रख दें तो हम ये कह सकते हैं एक समय के लिए कि ठीक है, बेस की वैल्यू है a/2, ठीक, और ये राइट एंगल चल रहा है और हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता है, हम इसको h मान लेते हैं और इसकी वैल्यू हो जाएगी a² के बराबर। बोलो ये लाइन तुमको समझ में आया? द रिलेशन बिटवीन थ्री साइड्स, ये सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस की वैल्यू a², ये हमने h माना है, इसको हमने h माना है, हाइट को h लिखेंगे, और ये कितना है, a नहीं होगा, a/2 होगा। समझ में आ रहा है a/2 क्यों होगा, क्योंकि पूरी चीज़ तो a थी और बीच में से दो भागों में कट गया, तो a/2 हो जाएगा। तो देखो अब स्क्वायर करो तो a²/4 प्लस h² एंड दैट इज इक्वल टू a²। यहाँ से h² की वैल्यू जनरेट होगी जो a² माइनस a²/4 होगी। और यहीं से बेटा आप एक चीज़ और देखना ध्यान से, जब आप ऐसा कर लेते हैं तो यहाँ पर इसका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम 4 आ जाएगा, 4a² माइनस a² हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू 3a²/4 हो जाएगी, लेकिन 3a²/4 किसकी वैल्यू आई, h² की वैल्यू। अब ऐसे मामले में अगर h निकालना हो तो क्या करें, तो उसको रूट में डाल देंगे। किसको रूट में डाल देंगे, 3 को, a² को और 4 को, सबको रूट में डाल देंगे। अब जो बाहर निकल सकता है निकल जाएगा। बाहर बताओ कौन निकलेगा, सबसे पहले बाहर कौन निकलेगा, a बाहर निकल जाएगा, नीचे से 2 बाहर, कौन फंस गया फिर से अंदर, 3। तो इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको हम सही तरीके से लिख सकते हैं, नंबर को पहले लिखते हैं, लेटर को बाद में, √3/2 और a। क्या यही फार्मूला था हाइट का, चेक करो बस ये बात। तो ये बात इतनी तरह से आई, आपको ये सब करना नहीं है, सच बताऊं आपको एग्जाम में कहीं नहीं इसको जाके वहां पे डिस्क्राइब करना है, लेकिन आपको अंदर समझ तो होनी चाहिए, फार्मूले में गलती नहीं होनी चाहिए, साइड के रिलेशन आपको पता होने चाहिए। कैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा फिर आप क्वेश्चन में उस चीज को अप्लाइड करके पकड़ पाएंगे। बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल में जब हम हाइट डालते हैं तो उसको 2 कांग्रुएंस राइट एंगल ट्राइंगल में वो तोड़ देता है, और राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज इसके अंदर लगनी शुरू हो जाती है। तीनों की तीनों हाइट आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आई बात समझे, इसलिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी आप साइड बता दीजिए, उस पर हाइट बता दीजिए, बेस इंटू हाइट/2 वाला फार्मूला काम कर जाता है, जो हमने निकाला था, आपको एरिया निकालते समय सिखाया होगा, बेस इंटू हाइट/2, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, हाइट के एरिया के फार्मूले से एरिया निकाल सकते हैं, बेस इंटू हाइट/2 से एरिया निकाल सकते हैं, 2 ट्राइंगल में तोड़ करके इसको निकाल सकते हैं। और 2 ही ट्राइंगल में क्यों, अगर जब तोड़ने की बात होगी तो हम इसको इतना तोड़ेंगे कि तुम देख के हैरान हो सकते हो। आओ तोड़ते हैं, किसको तोड़ेंगे, गाजी सो गया क्या, देख बेटा ये 3 पॉइंट ले ले और इसको तोड़, बता इसमें कितने दिखाई दे रहे हैं ट्राइंगल, हैं कितने ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल तो 5 दिखाई दे रहे होंगे ना, एक ये वाला ट्राइंगल, एक दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, एक बड़ा वाला, 5 ट्राइंगल। ठीक, तो इन 5 ट्राइंगल के तुम एरिया निकाल सकते हो। अगर एक का पता चल जाए, कोई साइड पता चल जाए तो आप निकाल सकते हैं। मजे की बात क्या होती है कि इसका एरिया इस पूरे का 1/4 होगा, ये चारों का एरिया आपस में क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट लिया है, कौन सा पॉइंट लिया है, मिड पॉइंट। और अभी हम इसमें पता नहीं कितना मिड पॉइंट लेके बना सकते हैं। ये देखो अगर मैं यहाँ पर मिड पॉइंट ले लूँ तो फिर क्या होगा, जरा सोचो, ये अंदर के चारों ट्राइंगल के एरिया आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
और अगर बेटा अगर मैं एक बार और ऐसा काम कर दूं तो यहाँ पर मिड पॉइंट ले लूं और इनको मिला दूं तो, और इतना ही क्यों, मैं एक बार और इसमें मिड पॉइंट ले लेता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा आप लोगों को? हो रही है तो बताइएगा, क्योंकि मेरे पास तरीका बहुत है, बस आप लोग सीख लीजिए और पढ़ लीजिए। आप देखिए क्या क्या कर सकते हैं, और ये सब ना प्रॉपर्टीज आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। और यहाँ तक कि मैं इनफाइनाइट तक इसको कर सकता हूँ। कहाँ तक? केवल बात यहीं तक की नहीं होगी, इसको सोचते सोचते मैं इनफाइनाइट तक जा सकता हूँ, और इनफाइनाइट तक के जितने भी ट्राइंगल बनते हैं हम उसका एरिया भी निकाल सकते हैं। इनफाइनाइट तक जितने भी ट्राइंगल बने उन सबका पेरीमीटर का सम निकाल सकते हैं। ये मैथ है जो बियॉन्ड ऑफ द लिमिट जाके चीज़ों को सोच सकता है और एकदम राइट और एक्यूरेट सोचता है। तभी तो हम यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर लेते हैं बेटा, कहीं से भी कहीं पहुंच जाते हैं। तब ये देखो, बोलो क्या अभी इसके अंदर हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते? कोई मना नहीं कर सकता हम लोगों को। अभी तुम देखते जाओ इसको हम कहाँ पे कहाँ पहुंचा देंगे। ये देखो, और तुम देख के एकदम हैरान हो जाओगे। ये देखो, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है? बोलो सर, बोलो सर, आप बनाओ सर, हमें क्या प्रॉब्लम है? हम तो बस देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है, तो ऑब्जर्व करो। बताओ अब क्या ये और आगे तक जा सकता है? नहीं जा रहा है अब तो बस इतना ही, या और? देखो बेटा, इसको हम कहीं तक से कहीं भी लेके जा सकते हैं, कहीं से हम कहीं तक भी इसको हम लेके जा सकते हैं। इसका फिर से हम मिड पॉइंट लेंगे और फिर इसमें एक्शन लेंगे, और ये देखो हमने यहाँ पर फिर से एक्शन लिया, और इतना ही नहीं हम फिर से एक्शन ले सकते हैं। ये देखो कहाँ तक जा सकते हैं, इसका कोई अंत नहीं है। वी आर गोइंग टू इनफाइनाइट। ठीक है, लीजा लीजा सो गई क्या तुम? कोई प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों को समझने में? जब मैथ में डेसिमल सिस्टम आया ना, इसीलिए तो पूरा विश्व जो है भारत का रेडी है। जब मैथ में आर्यभट्ट ने शून्य को लगाना सिखाया, नंबर पूरा सिस्टम बदल गया। हम बैठे बैठे दूर अंतरिक्ष तक की बातों को एकदम एग्जैक्ट समझने लगे। दशमलव के लाखवें स्थान तक की चीजों को हम देखना शुरू कर दिए। यही तो पावर ऑफ मैथ है। पावर ऑफ मैथ का मतलब एकदम एग्जैक्ट कैलकुलेशन, एकदम एग्जैक्ट, कोई संदेह नहीं। आई बात समझ में? इधर देखिए, तो अब इस बात को जरा हम समझते हैं भैया। देखो अगर एक चीज तुमको समझाता हूं, जैसे मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं और फिर आप देखना जरा ध्यान समझना। जैसे मान लीजिए हम ये कहते हैं, ठीक है, ये देखिए हम यहां तक आते हैं, और मान लीजिए हमने इसको कहा कि ये जो अंदर वाला है इस वाले पार्ट का एरिया 1 है। कितना एरिया है? 1, सपोज करो 1। तो ये पूरे का कितना हो जाएगा? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, क्योंकि आपस में बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा? 4। अब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, एरिया कितना हो गया बोलो? अगर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो 16 हो गया ना, 16। अब ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, बताओ अब कितना हो जाएगा? 64। अब ये भी 64, और ये भी 64, और ये भी 64। आई बात समझ में? तो अगर ऐसा कुछ है तो अब उसके आगे कितना होगा बताओ? 64 64 तो ये सारे हो गए। अब ये वाला कितना होगा? हाँ कितना? नहीं यार, ये तो समझो, ये कितना हो जाएगा? ये पूरा कितने का हो जाएगा? ये 64 का, ये 64 का, ये 64 का, ये 64 का। जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। इन सबको जोड़ो पहले, 3 बार नहीं 4 बार जोड़ना पड़ेगा। हर चीज हम 4 बार जोड़ते हुए आए हैं। तो 4 गुना कर दो 64 का, तो 4 चौका 16। देखो ध्यान से आप लोग, 4 चौका 16 और 6 चौका 24 और 1 कितना? 25। तो 256। तो ये भी 256, और ये भी 256, और ये भी कितना? 256। और ऊपर वाला एक और होगा, देखो यहाँ पर कितने हो गए? हो गए 4 हो गए। और देखो इसके ऊपर भी होगा ये। अब ये पूरा 256 का था, तो 256 का 4 गुना करो, कितना हो जाएगा बोलो? 1024, 1024, और ये भी 1024, और ये भी 1024। और अब देखो, अब देखो, अब ये 1024, तो इसका भी 4 गुना करो, तो 4096 कितना जाएगा? 4096, 4096। ये भी 4096, ये भी 4096,
4096 और एक और होगा जो 4096 होगा, ये भी 4096। और इसके बाद देखो बेटा, अब ये देखो, अब इसका 4 गुना करो तो 4 गुना कितना हो जाएगा बेटा, बोलो 16,000। देखो यही मजेदार चीज है, 16,384 और ये भी 16,384, ये भी 16,384, ये भी 16,384। देखो और देखो बेटा, केवल यही नहीं, अब बताओ क्या होगा, अब इस पूरे का बताओ, अब पूरे का 4 गुना करो, बताओ बेटा 65,000, रुको ये हो गया 65,000, बोलो 500, 65,500 कितना, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल नहीं बेटा, एरिया। अगर एक ट्रायंगल बनाएंगे उसका एरिया होगा, लेकिन उसके चारों तरफ 3 वैसे ही ट्रायंगल हैं, तो 1 की जगह पे 4 हुआ, 4 की जगह पे 16 हुआ, 16 की जगह पे, हाँ अब इस चीज को देखो ऐसे समझो, देखो 1 की जगह पे 4 हुआ, 4 की जगह पे कितना हुआ, बोलो 4 हुआ, 4 की जगह पे कितना हुआ, बोलो 16 हुआ, 16 की जगह पे कितना हुआ, बोलो 64। तुम सब में 4 से गुणा ही तो करते जा रहे हो, तो अगर हम इस चीज़ को ऐसे पढ़ें तो क्या दिक्कत है। सबसे पहले मेरे पास 4 पावर 1 हुआ, फिर 4 पावर 2 हुआ, 4 पावर क्यूब हुआ, फिर 4 पावर 4 हुआ, फिर 4 पावर 5 हुआ, फिर 4 पावर 6 हुआ, फिर 4 पावर 7 हुआ, ऐसे होता चला जाएगा। देखो यहाँ पे हो जाएगा कितना 16, यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोलो कितना हो जाएगा 64, यहाँ पे कितना हो जाएगा करो 256, वेरी गुड 256, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1024, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4096। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कुछ गलती तो नहीं करवा दिया तुम लोगों ने, कुछ तो गड़बड़ करवा दिया तुम लोगों ने बेटा, नहीं करवाया है, ठीक है। 4 यहीं पे देख लो ना, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 4 जा 256, 256 4 जा 1024, 1000 4 जा कितना हो गया 4096। अब उसके बाद देखो ये तुमको दिख रहा होगा 4096, और उसके बाद जब आओगे 1 2 3 4 5 6, अब उसके पास जाओगे तो 4 पावर क्या मिलेगा तुमको, बोलो 4 पावर क्या मिलेगा 7, 4 पावर 7 की वैल्यू बताओ कितनी है 16,384, और उसके बाद तुम्हें मिलेगा 4 टू द पावर 8, 4 टू द पावर 8 की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो हाँ लास्ट में लिखवाए थे, ये रहा ना ये लास्ट वाला 65,536। तो अगर मैं एग्जामिनर रहूं तो मैं इस तरह का क्वेश्चन क्यों नहीं सेट करूं, कैसे हम अलग और डिफरेंट माइंडसेट के बच्चों को लेके आएंगे, कैसे सिस्टम में बेहतर लोग को बनाएंगे। आई बात समझ में आ रहा है। मैथ आप पूछते हैं ना कि मैथ क्यों हम लोग पढ़ते हैं, मैथ की जरूरत क्या है, हर एक चीज में मैथ छुपा हुआ, हर एक चीज में मैथ छुपा हुआ है। आई बात समझ में। देखो बिल्डिंग बनाता है ना, अभी दिखा रहे थे ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कैसे एक मिस्त्री कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मेजर करता है, तो इसी वजह से उसको 1000 रुपये मिलेंगे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत उसको ग्रेविटी का मैथ का समझ है, तो उसको 1000 रुपये मिलेंगे। लेबर दिन भर मेहनत करेगा उसको 500 मिलेंगे, लेबर को समझ नहीं है मैथ की तो उसको 500 मिल रहे हैं, और जो है जिसको ग्रेविटी की समझ है उसको कितने मिल रहे हैं, एक इन्फॉर्मेशन तो उसके पास ज़्यादा है, उसको कितने मिल रहे हैं, वो भी तो मेहनत कर रहा है लेकिन उस समझ के साथ मेहनत कर रहा है, उसको 1000। और एक इंजीनियर आएगा विजिट के लिए, चाय वाय पिएगा, आधी घंटा घूमेगा साइड वाइड पे, ठीक है, 4 लोग उसके पीछे घूमते रहेंगे, हाँ सर बताइए सर कहाँ गलती हो गया क्या हो गया, और वो कितना ले जाएगा, एक दिन के 10,000 रुपये लेके चले जाएगा, एक दिन के नहीं 1 घंटे के 10,000 लेके चला गया। अब तुम पूछो कि ऐसा उसके पास कौन सा मैथ था, तो वो कभी भी नापता नहीं है, ऐसे सूती लगा के नहीं नापेगा, उसके आंखों में बात है, वो आंखों से मेजर कर लेगा, देख के मेजर कर लेगा, जान जाएगा पूरी कहानी। तो उसका लेवल वो है कि वो बिल्डिंग को देखते ही जान जाएगा कि बिल्डिंग किधर में, बिल्डिंग में डिफॉल्ट चल रहा है, तो उसके इधर आंखों में दिमाग में इधर मैथ है, दिमाग में मैथ है, इसलिए उस बात का उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। आई बात समझ में। जिसको मैथ का ज्ञान नहीं है वो क्या है, लेबर है, जिसको मैथ का ज्ञान हो गया वो क्या बन गया, इंजीनियर बन गया। इंजीनियर का मतलब आपको बताया था ना, विश्वेश्वरैया जी थे जा रहे थे
और उसके बाद ट्रेन की आवाज़ बदल गई और उन्होंने बताया कि भाई ट्रेन जो है आगे जो है पटरी टूटी हुई है, ट्रेन को रोके नहीं तो हम सब लोग मारे जाएंगे। आखिर में जो है किसी के पास कोई और विकल्प नहीं था तो बोला इनकी रुक के एक बार बात ही मान लेते हैं, और कहा कि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर आपको बहुत पनिशमेंट देंगे। लेकिन देख के एकदम हैरान रह गए कि नहीं, एकदम सही बात थी और आगे जो है पटरी टूटी हुई पड़ी हुई थी। ठीक, तो ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल साउंड की वजह से जान गए कि आगे की पटरी टूटी है। सोचिए क्या कंसंट्रेशन लेवल होता होगा। ये बात ध्यान रखो, एक बात तय है, दुनिया में जो भी बड़ा है ना बेटा, जो भी आगे बढ़ा है ना, वो बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ा है और कुछ चीज़ों पे, निश्चित चीज़ों पे, जिस लाइन में उसको जाना है उस पर वो फोकस हुआ है, तब जाके वो कोई व्यक्ति आप अच्छा काम कर सकते हैं। फोकस एक बहुत बड़ी चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आई बात समझ में? किसी भी विषय को आप पढ़िए, पूरा मन से पढ़िए, आपकी एनर्जी लेवल अपने आप बढ़ने लगेगी। आप क्या करते हैं प्रियांशु, पढ़ते हैं, कॉपी खोलते हैं, नींद आ जाती है, एनर्जी लेवल माइनस में चली जाती है। पढ़ाई वो क्या जो एनर्जी लेवल को बढ़ाए, घटाए नहीं। पढ़ने के बाद मन करे और पढ़े, इसमें और क्या था, इसमें और क्या था, इसके बाद क्या है। आई बात समझ में? बात समझ? ऐसे ही जो है साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, ऐसे ही जो है लोग जनरेट होते रहते हैं देश में। वो कोई उनके 5 हाथ पैर नहीं होते हैं, बस केवल थिंक कर रहे हैं, बुद्धि का सही प्रयोग कर रहे हैं और वो जिंदगी में कामयाब हो जा रहे हैं। आई बात समझ में? देखो इधर तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि यार ये जो इक्वल ट्राइंगल है, इक्वल ट्राइंगल के अगर हम मिड पॉइंट को मिलाएंगे ना बेटा, तो मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा बोलो? मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा बोलो? अरे बता तो दो। अगर हम इसको मिड पॉइंट में अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो यह 4 इक्वल ट्राइंगल में फिर से टूटेगा और वो इक्वल ट्राइंगल होगा, जिसकी हमने एक प्रॉपर्टीज आपको समझाई कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए हमारे पास एक इक्वल ट्राइंगल है जिसका एरिया 65,500 कितना है? हाँ 36 बार है, और इसको हमने कितनी बार? 8 बार इसको ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल हम बनाते गए हैं। जो सबसे अंतिम और सबसे छोटा ट्राइंगल होगा उसका एरिया कितना होगा? तो आप बता सकते हैं उसका एरिया होगा 1। आई बात समझ में? आप कैसे इसको बता सकते हैं? आप यहाँ पर पूरा देख सकते हैं, पूरी कहानी आप देख सकते चले जाएंगे, हर एक स्टेप पर उसके एरिया पर आप चलते चले जाएंगे। आई बात समझ बेटा? तो ये एक चीज़ आपको समझना है। दूसरा हम आपको इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं, जो क्वेश्चन का आमना सामना आपके साथ होगा वो भी आप समझ लीजिए, यहाँ से हम क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत मज़ेदार है। आप मैथ को ठीक से पढ़िए ना, देखिए पढ़िए तो सही, लेकिन आप लोग क्या करते हैं, बस न याद करते हैं, न पढ़ते हैं, न मेहनत करते हैं, न आपके दिमाग में चीज़ें होती हैं। पता नहीं अभी आप युवा जनरेशन इस समय किस ख्यालों में खोई हुई है। आप प्रियांशु, युवाओं का समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ना भी नहीं है, कुछ करना भी नहीं। करोगे क्या बेटा फिर अपने जीवन में तुम? देखो ध्यान से, कुछ करना चाहते हैं आप लोग? कुछ नहीं तो सुनिए फिर ध्यान से। गाजी जी आपको समझ में आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है? ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे एक ट्राइंगल होगा, और यहाँ पर बेटा ना हम ये बोल देंगे कि हमें जो है इस वाले एक छोटे से ट्राइंगल का, या हम यहाँ पर इसको डार्क कर देंगे, हम कर देंगे इस ट्राइंगल का हमें एरिया निकालना है। ठीक है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे हम इस ट्राइंगल का एरिया, बताओ? हाँ, जो हमने यहाँ पे डार्क किया है, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया निकालना, कैसे निकालेंगे? तो एक तो पहली बात ये समझो ना, इसमें कितने ट्राइंगल बन गए छोटे छोटे, देखो कितने कितने बन गए, 1 2 3 4, मतलब 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 है कि नहीं है? अबे देख तो लो, बड़े नालायक हो तुम लोग। करोगे क्या यार? 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 और कितना हो गया? 16 हो गए। इसमें कोई दिक्कत आपको? आप दूसरे तरीके से भी इसको गिन सकते थे। ये देखो, इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं? तो 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 4 इसमें होंगे, 16 हो जाएंगे। आप ऐसे भी गिन सकते थे, 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर कर दीजिए। आई बात समझ? जब हम किसी भी चीज़ को अलग अलग अप्रोच से देखते हैं तो हमारा अप्रोच साइंटिफिक अप्रोच कहलाता है। और आपको गिनने के लिए किसी ने कहा, बस आपने गिन के छोड़ दिया, हाँ सर 16 है, और किसी ने तो मान ही लिया कि सर 16 बोल रहे हैं तो 16 ही ठीक होगा। आई बात समझ में? अब कोई चौथा 5वां या 10वां तरीका जिस जो काम कर रहा होगा उसकी बुद्धि कितनी शार्प होगी। समझ में आई बात? गिनना ही तो था, गिन तो लिया, लेकिन कोई अगर इस चीज़ को 10 तरीके से सॉर्ट कर रहा है तो वो प्रोसेस कितना तेज उसका चल रहा होगा। समझ में आई बात? और उतने समय वो 10 तरीके से सोच लिया।
बुद्धि को कैसे आप मानेगा किसकी बुद्धि तीव्र है? इसीलिए तो पढ़ाई की जरूरत है, इसीलिए तो एग्जाम होते हैं, इसलिए तो परीक्षा होती है कि भाई आप पेपर हो, बताओ तुमने क्या किया। फिर वहाँ कोई मतलब नहीं है कि आपकी तबीयत खराब थी, आप शादी की पार्टी में गए थे पुष्कर जी, ठीक है, आपका पेपर चल रहा था, आपका हेल्थ इशू था, ठीक है, आप घर की सफाई कर रहे थे, क्या कर रहे थे उससे कोई लेना देना, आपकी बस छूट गई, आपकी भैंस मर गई, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। आपके सामने पेपर है, आप क्या कर रहे हैं उसी से पूरा मतलब है। देखिए इधर देखो, इधर देखो, तो ये कितने पार्ट में टूटा बताओ, कितने पार्ट में टूटा? 16 पार्ट में। अब सुनो ध्यान से, अब शांति सुनो सही। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया कैसे निकाल सकते हैं? तो पहला है तो एरिया हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए इस पूरे के एरिया को हम कैपिटल ए बोलते हैं, तो सिर्फ इस वाले का एरिया क्या होगा? इसका 1/16 होगा कि नहीं होगा? पहले तो ये समझ लो, होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, ये जितने भी ट्राइंगल तुम देख रहे हो सब इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ऐसा ट्राइंगल तुम लोग कहीं देखे हो? कहाँ? हाँ ठीक है। कभी तुम लोगों ने जादू टोना देखा है? जादू टोना देखा? जादू टोना वो बनाते हैं ऐसे, कुछ निशान उशान कुछ कुछ बनाएंगे ना, पुड़िया रखते हैं, ये वो रखते हैं ना कुछ। अरे अभी तुम जादू टोना में गया नहीं ना, जिस दिन तेरे ऊपर जादू टोना होगा उस दिन तुझे पता चलेगा। देख इधर है ना, आप देखेंगे ये। अब ये सोचना पड़ेगा कि जादू टोने का मैथ से क्या लेना देना है। तो मैथ को बिल्कुल, आपको क्या लगता है बिना मैथ के कोई भी एक चीज बिना मैथ के हो जाए? इस पूरे यूनिवर्स में सब जगह मैथ है, हर एक चीज में। देखो हमारे शरीर में कितनी हड्डियां हैं? 206 हड्डी होती है, 206 बोन होता है कि नहीं होता है? सबके में 206 ही बोन है। बिना, सबके पास 2 ही आंखें हैं, तुम्हारे पास 3 आंखें? 2 ही आंखें ना, 32 दांत हैं। हार्ट बीट आपका 72 है सबका, अगर नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। बीपी 120, हर चीज कैलकुलेट नहीं है। आप एक बात बताओ, बिना टाइम के कोई भी चीज, बिना टाइम लाइन के तो कुछ है ही नहीं दुनिया में। हर एक चीज बेटा ना, हर एक चीज में क्या है? मैथ घुसा है, हर एक चीज में मैथ घुसा है। इसीलिए मैथ क्या कहता है? किसी भी चीज को एकदम एग्जैक्ट मेजरमेंट करना, कोई भी चीज हो। आप देखते हैं ना, किसी को बीमारी होती है, पागलपन होता है ना, उसका ईसीजी कराते हैं, दिमाग का इधर कराते हैं, वो देखते हैं ग्राफ, देखते हैं लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ हम लोग में से पढ़ते कि नहीं पढ़ते? तो एग्जैक्ट में किसी चीज का पता करना, डॉक्टर है, पूरा का पूरा मैथ है, पूरा का पूरा मैथ है। थोड़ा सा भी अगर आधी सेंटीमीटर भी, जरा सा 0.5 सेंटीमीटर भी कट ज्यादा हुआ तो आदमी वहीं मर जाएगा। नहीं, ऑपरेशन कर रहे थे, पता चला कोई सा और पार्ट थोड़ा सा कट गया, वहीं पे खत्म, डेड। हर एक चीज मेजरमेंट है बेटा, बिना मेजरमेंट के, बिना कैलकुलेशन के कोई चीज कैसे लेके आ जाओगे? बस चल रही, उसकी स्पीड तय है, पहले बनाने से पहले तय कर दिया इतने स्पीड में चलेगी, इससे ज्यादा में नहीं चलेगी। पूरा चीज कैलकुलेट है। अपने लाइफ लाइन में कितना समय तक इसका इंजन इसको सपोर्ट करेगा, सब कैलकुलेटेड है। क्या आप बात करते हैं? हर एक चीज को मेजरमेंट करना ही, किसी चीज को साइंटिफिक अप्रोच में देखना ही तो क्या है? मैथ है। इधर हमने कहा कि अगर मान लीजिए हम इस ट्राइंगल के इस पार्ट को देखें और हमने कहा इसका एरिया क्या होगा, तो आपने कहा पूरे एरिया का 1/16 होगा। अब दूसरा तरीका सोचो इसको निकालने का। देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की साइड कितनी होगी? अगर मान लो कि मैं कहता हूँ कि ये साइड ए थी, ये मानते थे हम लोग, तो अब ये कितने भागों में टूट गया? कितने भागों में? 4 भागों में। तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी बोलो? इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी? इस साइड को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? इस वाले साइड को हम क्या बोलेंगे? a/4 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? तो हम ये बता सकते हैं कि जिस हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, यह एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसके साइड की वैल्यू कितनी है? a/4। नहीं हो सकता है? देखो बेटा, इसके 4 पार्ट हमने किया, तो अगर 4 इक्वल पार्ट हुए हैं यहाँ पर, तो जितना भी होगा, मान लो ये 40 सेंटीमीटर का होगा तो ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम निकालेंगे √3/4 इंटू a², क्योंकि अगर हम साइड जान गए तो हम कुछ भी जान सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा? इसी तरह से देखो, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट ये 4 भागों में बढ़ जाएगी। ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, इसकी क्या है? 4 भागों में बढ़ जाएगी। अगर इसकी हाइट दी होगी तो उसको हाइट को 4 से भाग देंगे, इसका हाइट पता करेंगे, इसकी हाइट से हम साइड पता करेंगे, साइड से हम एरिया पता कर लेंगे। आई बात समझ? और कहीं से कहीं तक की चीजों को भी हम पता कर सकते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है कई मामलों में। आई बात समझ में? और इसकी प्रॉपर्टी देखो, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर कैसे भी आप कट करेंगे, अगर आप इसके मिड पॉइंट को लेके कट करते चले जाएंगे तो सब बार आपको क्या मिलेगा? हर बार आपको क्या मिलेगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समबाहु त्रिभुज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारे तुमको समबाहु त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? और यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन जानते हो कहाँ आता है? इस रीजनिंग में बनता है। और रीजनिंग में पूछता है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल।
फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल इन द गिवन फिगर। आप में से कोई बच्चा इसमें गिन के बता सकता है कितने ट्राइंगल है इस फिगर में? बताओ बताओ, पढ़ाए भी होंगे। पीछे कॉपी मत देख लेना, मैं बता रहा हूं, जान से मार दूंगा मैं। अभी अपने आप करके बताओ, दिमाग लगाओ और बताओ। इसमें तुमको पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे कि इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू कितनी थी? 27। दिव्यांशी ने इस बात का एकदम सही जवाब दिया। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, जब कोई एक बच्चा अगर इस बात का सही जवाब देता है, दूसरा बच्चा क्यों नहीं देता है? आप लोगों के पास भी उतनी टाइम है, आप लोगों को भी उतनी चीजें बताई जा रही हैं, तो आप लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि रिवीजन का लैक का चल रहा है। आप लोग कोर्स ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं तो रिवीजन कैसे करेंगे? तो लैक ऑफ रिवीजन मत करो। जो तुम पढ़े उस कम से कम उस पर तो 100% फोकस करके चलो। जो सिखाया जा रहा है कम से कम उसको तो तुम ठीक से करो। आप में से कई सारे बच्चों ने इस दौरान एग्जाम भी दिया था और आपको खुद भी बताया कि जो सर पढ़ा रहे हैं उसका एक सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में लड़ रहा है, सीधा सीधा आपको बेनिफिट मिल रहा है। आपने खुद ही बताया था ये बात कि सर जो कुछ पढ़ाया गया था, जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया था उससे क्वेश्चन आया और वो सब क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए भी। तो फिर आपको क्यों नहीं, फिर आप रिवीजन पे क्यों नहीं जोड़ देते हैं? जो चीज़ आप पढ़े उसको रिवाइज करें अच्छे से। जो चीज़ नहीं आ रही फिर सीखो, लाओ, फिर बताएंगे, फिर कोशिश किया जाएगा उस पर। बात समझ में आई? तो मैं ये बता रहा था ना बेटा, ध्यान से सुनो। ये देखो कैसे होता है, इसका एक तरीका होता है। 4 स्क्वायर लगता है इसमें। 4 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि इसके 4 पार्ट हुए 16 होता है। फिर इसमें मैंने एक डाउनिंग कॉन्सेप्ट बताया था, 3 डाउन, 2 डाउन और 1 डाउन। ये इसमें और जनरेट होते हैं। 3 डाउन का मतलब क्या होता है? 3 + 2 + 1। 2 डाउन का मतलब क्या होता है? 2 + 1। 1 डाउन का मतलब क्या होता है? 1। और ये भी बताया गया था अगर 3 डाउन की एंट्री होगी तो उस पर 1 डाउन फ्री मिलेगा, 1 डाउन की वैल्यू 1 मिलेगी। और इनको जोड़ेंगे सबको तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल इसमें कितना है? 27 है। आई बात समझ में? अब जैसे यही 5 × 5 साइज का हो जाए तो 5 का स्क्वायर, फिर 4 डाउन, 3 डाउन, 2 डाउन, 1 डाउन, ये सब जोड़ेंगे और 3 डाउन का 1 डाउन फ्री भी लेके चलेंगे। अगर यही 3/3 का हो जाए, 3/3 में अगर हम इसको जनरेट कर दें, ये तो 4/4 है ना, अगर इसको 3/3 में हम जनरेट कर दें तो 3 का स्क्वायर 9 लेंगे, 2 डाउन की वैल्यू 3 लेंगे, 1 डाउन की वैल्यू 1 लेंगे। तो 9 + 3 12 + 1 13। अगर यही 3/3 साइज में चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। यही तो इसमें 2-3 ही तो क्वेश्चन बनता है। 3 डाउन बनता है, 4 डाउन बनता है, 3 डाउन बनता है, 4 डाउन बनता है। उठा के पेपर देख लो, पेपर की समझ तो रखो कि एग्जाम में पूछता क्या है, वो चीज़ तो कम से कम पढ़ के रखो। हम तो कहीं नहीं कि एग्जाम की एडिशनल चीज़ तुम पढ़ के जाओ, जो नहीं आता है, जो आता है वही हम पढ़ लेते हैं पहले। आगे बात समझ में? तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने देखा कि इस वाले का भी एरिया हम बता सकते हैं, बल्कि अगर इसके अंदर भी ट्राइंगल बताएंगे तो हम उसका भी एरिया बता सकते हैं। फार्मूला क्या चलेगा एरिया का? बताओ। √3/4 a²। और इसका पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 3a। और इसका हाइट का फार्मूला क्या होगा? √3/2a। तो ये सब हम लोग समझ गए। लेकिन हम ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल ही क्यों बनाए? हम सर्कल क्यों ना बनाए? ठीक, ट्राइंगल के अंदर हम लोग ट्राइंगल ही क्यों बनाए? सर्कल क्यों नहीं बनाए? हम लोग इन रेडियस क्यों नहीं बनाए? देखो, एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है इस ट्राइंगल के अंदर जो इसकी तीनों भुजाओं को टच करेगा, बल्कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर हम लोग ऐसे सर्कल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आपको बताया होगा स्मॉल r = एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। हम एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर से भी इस तक जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और चीज़ है जो है हाइट का 1/3, या हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे a/√3। इससे हम इस रेडियस के बारे में पता कर लेंगे। क्या? हाँ, इसमें क्या है ना बेटा, रेडियस अगर आपको निकालना है तो आप h/3 से भी निकाल सकते हैं। अगर आपको हाइट पता है, जैसे अगर 30 सेंटीमीटर की हाइट 10 हो गया, और अगर आपको साइड पता है तो आप साइड से निकाल लीजिए। साइड क्या कर रहा है? साइड क्या कर रहा है? a/√3। तो हम इसमें इससे भी r की वैल्यू h/3 से भी पता कर सकते हैं, और r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, और बल्कि वाइस वर्सा भी सोचो। जो हाइट होता है वही स्मॉल r का क्या होता है? 3 गुना होता है। आओ तुमको दिखाता हूँ, देखना चाहोगे तुम लोग? देखो, आओ दिखाता हूँ। देखो ध्यान से, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है। अब ध्यान सुनना, मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को मिला रहा हूँ, ध्यान से समझना। मिड पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट हमें मिलता है, पता है? इसी पॉइंट का नाम है सेंट्रोइड। इस ट्राइंगल का पूरा वेट, मतलब कितना भी बड़ा प्लेट हो, एक सुई की नोक पर हम इसको यहाँ पे रोक सकते हैं, किसी भी चीज़ को। जैसे मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो एकदम आप अभी देख के हैरान हो जाएंगे। मेरे पास ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर को मैं एक उंगली पे रोक सकता हूँ। जैसे कृष्ण भगवान ने
चक्र को अपने हाथ पे रखा था, ऐसे मैं इस पूरे रजिस्टर को अपने एक उंगली पे रख सकता हूँ। और देखो कैसे, कुछ करना नहीं है आपको, क्या करना है मैं इधर करता हूँ, नहीं तो मैम डांटेंगे भी कि हाँ भाई देखो इधर, इधर देखो मैं बता रहा हूँ, ऐसे बीच में नहीं, इसका तरीका है बेटा, यहाँ से इस लाइन को मिला दो, ठीक। अरे रुको, और यहाँ से बेटा क्या करेंगे, हम यहाँ से मिला देंगे। देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिला, ये वाला पॉइंट मिला, यही पॉइंट इसका है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और देखो इसी पॉइंट पर क्या, तो फिर हाँ उंगली पे कर देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ये देखो देखो, अरे रुको पहले सुनो ध्यान से, देखो ये जो है ये, अरे सुनो सुनो, अभी पूरी बात नहीं हुई है, अभी आधी बात हुई है, अभी आधी बात और सुनो। ये जो मैंने पूरा हाथ पे उठाया, देखो इतना बड़ा रजिस्टर मैंने हाथ पे उठा लिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैं 4-5 उंगली का प्रयोग कर रहा हूँ, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, उसके बीच में किसी एक पॉइंट पे होगी। अब मान लो मैं देखो इस चीज को पता करने के लिए अपनी उंगली को और पास पास कर रहा हूँ, और उंगली को पास पास कर रहा हूँ। अभी देखो ये पता चल रहा है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बिल्कुल बीच में है। अगर मैं इनको और पास करूँ, देखो अभी भी इसका मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीच में कहीं ना कहीं है। और लास्ट में पता चलेगा, अगर हमने इसको एक उंगली पे बैलेंस कर लिया ना बेटा, देखो यहाँ पे, यहाँ क्या तुम करके दिखा सकते हो ना, इधर आओ, चलो करके दिखाओ, आओ जल्दी आओ, चलो आओ करके दिखाओ, इधर आओ। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से। और छोड़ो ना, मैं इसको क्या छोड़ो, मैं इतना बड़ा रजिस्टर बना लेता हूँ और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी तुमको दिखा देता हूँ, ये लो। अरे इसमें चीटिंग की क्या बात है, एक उंगली पे तो उठाना था। अरे देखो एक उंगली पे उठाना था, और ये देखो हम इसको एक उंगली पे उठा सकते हैं आराम से। देखो इस शेप में सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता करना बड़ा आसान है। आप देखते होंगे घर की जो वो बनती है छत पर, जो पहले बनाते थे लोग गाँव में, ऐसे जो क्या बोलते थे उसको, झोपड़ी, हाँ झोपड़ी, जो इस तरह से बनाते थे। तो इस पे क्यों रखते थे, क्योंकि यहाँ पर लगाने के बाद ये पूरा बैलेंस हो जाएगा, और यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट जरूर लगाते थे जहाँ पिलर होता है बीचों बीच में, तो आधी तूफान कुछ भी आ जाएगा, गिरेगा नहीं। तो ये है पावर ऑफ द मैथ। आई बात समझ में क्या? अरे तुम तो इसको ये कर रहे हो, मैं इसको घुमा के भी दिखा सकता हूँ, एक उंगली पे इसको घुमा के भी दिखा सकता हूँ, ठीक, अगले वीडियो में दिखाऊंगा। पहले पढ़ लो तुम लोग, सीख लो, फिर बताऊंगा। घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखना, हाँ घर पे जाके प्रैक्टिस करके देखना, नहीं होगा तो फिर मेरे से आके पूछना, मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा इधर। अभी पहले तुम्हें खुद करना है। इधर देखो, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी समझ में आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा। अगर इधर करोगे तो गिर जाएगा तुरंत। देखो मैं करके दिखाता हूँ, अभी गिर जाएगा। अगर मैं यहाँ से रखूंगा, देखो ये तुरंत गिर जाएगा। इधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगी ही नहीं मिलेगी। मिलेगी कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी? देखो यहाँ पर एक पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना बेटा, यहीं पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर। ये क्या, अरे तुम्हें समझ में आना चाहिए। देखो देखो ध्यान देखो, देखो देखो सेंटर ऑफ क्या, देखो ये एकदम इसके आसपास ही कहीं है। रुको, लो यार तुम लोग कहाँ चीटिंग कर रहा हूँ। देखो देखो कहाँ पे उंगली सीधी से तुमको क्या लेना देना है? एक उंगली पे उठाया हूँ कि नहीं उठाया हूँ बताओ। मैं क्या कर रहा हूँ, तुमको करके आना है। मैं एक उंगली पे क्या, एक सुई पे मैं इसको उठा के दिखा सकता हूँ। हाँ अभी दिखाया था ना, अभी घर प्रैक्टिस करके आना, इसके आगे का स्टेप तुमको दिखाऊंगा। देखा, पढ़ाई में मन नहीं है। आइए समझ में, हाउ टू द चेंज द फोकस। आप लोग देख लीजिए इस बात को, सबसे ज्यादा इसको एक्साइटमेंट है। और जब हम फार्मूला पूछ रहे थे, जब हमने फार्मूला पूछा था, सबसे कम जवाब देने वाली थी। केवल डाइवर्ट करना है, इसको डाइवर्ट करना है। देखो इधर, आई बात समझे। इसीलिए आपको क्या करना, अपने यही समझना है कि हम फोकस कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑफ फील्ड नहीं है तब भी अगर हमने गवर्नमेंट जॉब चूज किया तो हमें इंटरेस्ट पैदा ही करना पड़ेगा। दूसरा आपके पास कोई तरीका नहीं है बेटा। एक बार समय निकल गया ना बेटा, तो फिर निकल गया हाथ से। इस बात को ध्यान रखो। और अगर तुमने समझदारी से ये 6-8 महीने जो भी तुम पढ़ रहे हो अगर दे दिए, तो तुमको दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखना। बस PYQ बनाएंगे, जाके एग्जाम देके चले आएंगे।
एक बार जिस बच्चे का एक बार भी कोई एग्जाम निकल जाता है ना, दूसरा बार उसका निकलता है, चाहे कैसा भी पेपर आए। समझ में आई बात? तो ठीक से पढ़ो पहले तुम लोग, आई बात समझ में? तुम पढ़ो, तुम्हें जितना क्वेश्चन बनाना है बनाओ, नहीं आता है मुझे बनाओ। मैं एक टॉपिक पे 1000 क्वेश्चन, 1,00,000 क्वेश्चन तुम्हारे लिए बना सकता हूँ, मेरा डेडिकेशन ही है। लेकिन तुम पढ़ोगे तब ना 1,00,000 क्वेश्चन आएगा, 5 क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 1,00,000 कहाँ से लेके आओगे? देखो इधर ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज समझ रहे थे, अब समझने वाली बात समझो। यहाँ पर एक पॉइंट है जिसपे इस पूरे ट्राइंगल का वेट काम करेगा। रेक्टेंगल में उसके डायगोनल के बीचों बीच का पॉइंट होता है एकदम, अगर सिमेट्रिक फिगर है तो। इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो तुम पॉइंट देख रहे हो, यहाँ पर देखो, ये जो पॉइंट तुम देख रहे हो ना बेटा, ये वाला, ये इसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब इसकी खास बात देखो, यहां से जो नीचे वाली दूरी है ना, इसको बोलते हैं स्मॉल आर, और इससे जो ऊपर की दूरी होती है ना बेटा, इसको बोलते हैं 2r, या इसी को बोलते हैं कैपिटल आर। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? इस पूरे को, यहां से यहां तक, इस पूरे को क्या बोलते हैं बताओ? इस पूरे को बोलते हैं h। तो ये h का 1/3 हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि यहां पर अगर मैं इसके 3 इक्वल पार्ट कर दूं तो ये वाली दूरी और ये सब आपस में क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो ये चीज, हम ये दूरी पता करते हैं, और इस दूरी को लेके अगर मैं यहां पर, अगर इसको गोल गोल घुमा दूं, यहां से ये दूरी, तो देखो यहां पर क्या बनेगा? ये यहां से अगर हमने ये दूरी लिया और इसको बनाया तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एक सर्कल जो इसके तीनों ही भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना सकते हैं, इसके लिए नहीं, हर जगह बना सकते हैं। और वहां पर रेडियस का फार्मूला था, इन रेडियस का फार्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर से बनेगा, कैसा भी ट्राइंगल, लेकिन इसके लिए अपना खुद का फार्मूला। और यह क्या है? ये कह रहा है कि देखो, जो मैं आर हूं, स्मॉल आर, मैं क्या हूं? कैपिटल आर का आधा हूं। ये कह सकता है कि मैं जो हूं क्या हूं? 1/3 हूं, एच का 1/3 हूं। और ये कह सकता है कि मेरी वैल्यू a/2√3 है। यही फार्मूला तुमको पढ़ाए होंगे, है ना? तो ये किसका फार्मूला है? स्मॉल आर का। तो हम स्मॉल आर को बता सकते हैं ए की मदद से। ए की वैल्यू दिया रहेगा, स्मॉल आर तुरंत बता देंगे, हमें कुछ करना ही नहीं है, एच तक जाने की जरूरत क्या है। और एच दिया रहेगा तो वहां से बता देंगे, कैपिटल आर दिया रहेगा तो वहीं से बता देंगे। स्मॉल आर का डबल होता है, उसका आधा होता है, वाइस वर्सा रिलेशन है। तो ये चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं बेटा। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, बोलो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो स्मॉल आर निकालने में आपको कोई दिक्कत होगा कि नहीं होगा? तो सर्कल बन गया। सर्कल का पूरा जो है, सर्कल की पूरी जिम्मेदारी किसकी है? रेडियस की होती है। रेडियस होता है क्या? एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स दूरी लेके अगर हम इसको घुमा दें तो वही उसका रेडियस होता है। ठीक, तो हम उस सर्कल को पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में। हमें सर्कल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ठीक से पढ़ेंगे। बट अभी हमने ये समझा स्मॉल आर है क्या, कैपिटल आर है क्या, एस से इसका रिलेशन क्या है, तो हम इसको बना सकते हैं। इसके बाद बेटा जब आप आगे बढ़ते हो ना, तो यहीं पे समझ लो, इसके आगे वाला जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं सर्कम रेडियस। और सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है बताओ? सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जो क्या, हाँ, जो इसके बाहर ट्राइंगल के, देखो अंदर नहीं है ये ट्राइंगल के बाहर जाएगा। और ऐसे को हम बोलते हैं सर्कम रेडियस, या इसको बोलते हैं परिवृत्त, अंतःवृत्त, परिवृत्त की त्रिज्या। और इसकी वैल्यू निकलती है, ये देखो h का 2/3 होता है, पूरे हाइट का 2 हिस्सा लेके चलता है, या r का डबल होता है, या इसकी वैल्यू होती है a/√3। अब इसको आप चाहें ना तो मैं वापस आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। देखिए आप ध्यान से, जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, यहीं से हम लोग इस चीज़ को और देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी लेके, और अगर मैं इसको गोल गोल घुमा दूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना भाई, यहाँ पर एक सर्कल जनरेट होगा। और यह सर्कल जो है सिर्फ इसकी वजह से जनरेट हुआ, ये इसके तीनों वर्टेक्स को टच करता हुआ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ से हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और इसके बाद इस चैप्टर में कुछ भी नहीं बेटा, ये पता रहेगा, यही 4-5 बात पूछेंगे, आप तुरंत बता सकते हैं। तो पूरी कहानी समझ में आ गई? हो गया फार्मूला नोट? चलो आज का क्वेश्चन लिखो। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए सभी लोग, लिखो। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द वैल्यू ऑफ, पहला लिखेंगे इट्स पेरीमीटर, दूसरा लिखेंगे इट्स एरिया, तीसरा लिखेंगे बेटा, थर्ड लिखेंगे इसका इन रेडियस, थर्ड लिखेंगे इसका इन रेडियस, और फोर्थ लिखेंगे बेटा, फोर्थ लिखेंगे इसमें, फोर्थ लिखेंगे
इसका कैपिटल आर मतलब सर्कम रेडियस, और पांचवी बात लिखेंगे बेटा इसकी पूरी हाइट, इसकी हाइट। ठीक, या हम हाइट को पहले भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम इसमें निकाल लेंगे हमारी हाइट। ये हमारे 5 क्वेश्चन निकालने हैं आपको, आप करके मुझे दिखाएंगे। अभी हमने ए की वैल्यू दे दी है, कोई मना नहीं कर देगा, ये तो देख लेना बेटा। फिर ये हमारे पास 5 क्वेश्चन है। ए की वैल्यू हमने दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में जो आपको गिविंग दिया गया है वो दिया गया है स्मॉल ए इज द 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो पहला हम लोग निकालेंगे यहाँ से पेरीमीटर। पेरीमीटर हो जाएगा भाई 3a होता है, एरिया का फार्मूला होता है √3/4 इंटू a² होता है। हाइट का फार्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ, इसका फार्मूला होता है √3/2 इंटू ए होता है। स्मॉल आर का फार्मूला भी मैं लिख देता हूँ आपको, इसका फार्मूला होता है a/2√3 होता है, और कैपिटल आर का फार्मूला होता है वो भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ। कैपिटल ए का आर का फार्मूला होता है a/√3। ये सारी चीज़ें हैं। तो पहला आंसर आपके पास में आ चुका होगा। द फर्स्ट आंसर इज द कितना आया भाई 18 सेंटीमीटर। दूसरा आप निकालेंगे तो 6 का स्क्वायर 36, 4 से कट जाएगा 9√3, और ये ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तीसरा आप निकालेंगे 6 से निकालेंगे तो 2 से कट जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3√3 आ जाएगा, 2 से कट चुका होगा। और इसके बाद जाएंगे बेटा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम 6 रखेंगे 2 से कट जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3, और लास्ट में इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√3। डबल हो जाएगा, स्मॉल आर का डबल होता है कैपिटल आर। तो पुट द वैल्यू एंड गेट ऑल द वैल्यू। यही हमारे पास 6 क्वेश्चन यहाँ पर स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो बन सकते हैं, वो 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से अभी आपको क्या करना है, ट्राइंगल पूरा जो पढ़ाएं उसका वीडियो पूरा अच्छे से देखो, पढ़ो, इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा अच्छे से पढ़ो, समझो, इसके क्वेश्चन को सर्च करो। इसके बाद आगे हमें पढ़ना है फिर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज केवल इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।